सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई कुछ बेहद ही ज़्यादा खौफनाक और सच्ची कहानियाँ लेकर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेक श्योर कि आप इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज़ लेकर आता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आपको अपने साथ घटी कोई घटना मुझे बतानी हो तो मेक श्योर कि आप उसे मुझे मेरी इंस्टा आईडी पर भेज दो, ताकि आपके इंसिडेंट को मैं बता सकूं। आपकी स्टोरी सुनाने में मुझे बहुत ही खुशी होगी। बस इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ। ये कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है, क्योंकि ये घटना मेरी माँ के साथ हुई थी। वैसे मेरा मकसद अंधविश्वास फैलाना नहीं है, मगर जिनके साथ घटनाएं होती हैं वो तो यकीन करते हैं ना। मैं हरियाणा से हूँ। मेरे पिताजी आर्मी में थे, अब रिटायर हो चुके हैं। हम 3 भाई बहनों में मैं सबसे छोटी हूँ। तो हरियाणवी लोग घर में भैंस, गाय, कुत्ता तो पालना पसंद कर लेते हैं, मगर बिल्ली के मामले में वो पीछे हट जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर इनका रोना और झगड़ना किसी बुराई का संकेत मानते हैं। मगर इन सबसे इतर मेरे दादाजी ऐसे इंसान थे जो अपना आधा खाना बिल्लियों को खिलाते थे, जिसके कारण हमारी छत पर हर समय 5-6 बिल्लियाँ घूमती रहती थी और लड़ती झगड़ती रहती थी। मगर मेरी माँ को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। तो माँ ने मुझे ये बात तब बताई थी जब दादाजी को गुजरे हुए कई साल बीत गए थे, मगर बिल्लियाँ हमारे घर से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो माँ कहती हैं कि इनको डंडे मारकर भगाया करो, खासकर एक काली बिल्ली को। वो माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो मैंने माँ से पूछा, माँ इस काली बिल्ली से आप इतना चिढ़ती क्यों हो? तो माँ ने मुझे बताया कि मेरे बड़े भाई के होने के 4 साल बाद पिताजी माँ को अपने साथ कानपुर में ले गए थे, दादाजी और बड़े ताऊ से इजाज़त लेकर। अब तो सब लोग अपनी अपनी गठरी बनाकर चल देते हैं, मगर पहले घर से बड़ों की मर्जी ली जाती थी, तब फैसले होते थे। तो पिताजी साल भर के लिए माँ को साथ ले गए और इस दौरान मेरा दूसरा भाई वहीं कानपुर में पैदा हुआ। पूरी बटालियन में उस दिन 16 बच्चे पैदा हुए थे। उनमें 15 लड़की थी और इकलौता मेरा भाई था जो लड़का था। और ख़ास बात ये थी कि उसी दिन जनरल की पत्नी को चौथी बेटी हुई थी। वैसे तो फौज में जच्चा बच्चा को हफ्ते भर तक अस्पताल में रखते हैं, मगर वहाँ बड़ी बात ये थी कि जहाँ सभी लड़कियाँ अस्पताल में हुई, वही मेरा भाई सरकारी क्वार्टर में ही पैदा हुआ। और उसका कारण था मेरी माँ की जिद। दरअसल एक तो माँ को डॉक्टरों से बहुत चिढ़ थी, और ऊपर से माँ को कहीं से सुनने में आया था कि अब की बार अगर जनरल की पत्नी को बेटी हुई तो किसी भी दूसरे बच्चे को बदल सकते हैं जिनके लड़का हुआ हो। और माँ तो खैर माँ ही थी, उन्हें यकीन था कि मेरा बेटा ही होगा, क्योंकि पहले की औरतें पता नहीं कौन से लक्षणों से पहचान लेती थी कि इसके बेटा होगा और उसके बेटी। तो वैसे तो क्वार्टर पर बच्चा होना अपराध ही था, क्योंकि इसके लिए सज़ा भी हो सकती थी। इसीलिए माँ ने काफ़ी सोचा इस बारे में। बात ये थी कि तय दिनों से पहले ही औरतों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ता था, मगर माँ ने सबको कहा कि अभी मेरी डिलीवरी का समय नहीं आया है, तो मैं अभी अस्पताल में नहीं जाऊँगी। और जो डर माँ को था वो कहीं ना कहीं सभी औरतों के मन में था, मगर सब ने माँ की मदद करी इस काम में। तो उस दिन इतने बच्चे हुए थे, लगभग सभी आस पड़ोस में व्यस्त थे। मेरा भाई सुबह 3:30 बजे पैदा हुआ, तो जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ थे। और जब पिताजी की पेशी लगी तो माँ और पिताजी सहित 1-2 पड़ोसन ने यही गवाही दी कि मेरी माँ की हालत एकदम से बिगड़ गई, और जब तक लेकर चलते बच्चा हो गया। जैसे तैसे करके कुल मिलाकर मामले को संभाल लिया गया। अब मुख्य बात थी माँ को संभालने की। अस्पताल में तो नर्स होती थी, मगर घर पर किसको बुलाएं? तब पिताजी ने खुद ही सारे काम का मोर्चा संभाल लिया। पिताजी को छुट्टी मिली हफ्ते भर की, मगर फौज की ड्यूटी का कहीं पता नहीं चलता कि कब आदेश आ जाए। तो 5 दिन निकल गए और फिर आया दिन छठी का। हमारे यहाँ छठी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, मगर इस दिन के लिए लोगों के बीच में एक बात प्रचलित है कि छठी वाली रात को बेमाता बच्चे का भाग्य लिखने आती है। तो गांव में तो घर की दीवारी पर गोबर से बेमाता बनाई जाती है और उसे लाल कपड़े से ढक दिया जाता है।
फिर बच्चे को नकारात्मक चीज़ों से बचाने के लिए हाथ से बनाई गई काली स्याही बच्चे की आंखों में डाली जाती है और उसकी नज़र उतारी जाती है। घर में हर जाने वाले को पहले अपने कपड़े उस आग के पास झाड़ने पड़ते हैं ताकि कोई नकारात्मक हवा जच्चा बच्चा तक ना आए। जल और अनाज से लोहे का बर्तन भरकर पास में ही रखते हैं 1.25 महीने तक। खैर, ये सब रीति रिवाज है जो सभी निभाते आए हैं और किसी न किसी मकसद से ही बने होंगे, मगर वहाँ फौज में तो ये सब तामझाम ही लगता है और सब कुछ नॉर्मल ही रहता है। तो मैं बता रही थी कि भाई की छठी का दिन था। दिन में दारू वगैरह सब चला और पार्टी हुई, मगर पिताजी कुछ देर वहाँ रहकर वापस आ गए, क्योंकि ना तो पिताजी दारू पीते थे और ना ही नॉनवेज खाते थे। और उससे बुरा ये हुआ कि मौसम अचानक से ख़राब हो गया और सभी पीकर टल्ली थे, मगर पिताजी और एक और हमारे पड़ोसी अंकल थे, वे दोनों ही होश में थे। तो जनरल साहब ने आदेश दिया कि राज, तुम दोनों जाकर अपनी फैमिली को एक जगह छोड़ आओ ताकि तुम्हारी पत्नी अकेली ना रहे, और आज रात को मुख्य गेट पर तुम दोनों की ड्यूटी है। अब जनरल के आदेश को कोई कैसे मोड़े, तो पिताजी मान गए। घर आए मेरी माँ को सब बताया और सारे काम निपटाकर अंकल के साथ ड्यूटी पर चले गए। अंकल भी आंटी को मेरी माँ के पास सोने का बोलकर चले गए, मगर बारिश तेज़ होती गई। माँ ने रात को 11 बजे तक आंटी का इंतज़ार करा, मगर वो नहीं आई। थक हार कर माँ ने अंदर से कुंडी लगा ली। माँ ने सभी दरवाजे खिड़की चेक करे, सब पहले से ही बंद थे। माँ भी अब लेट गई, पर उसे नींद नहीं आ रही थी, कुछ अकेलेपन के कारण और कुछ बारिश के कारण। ऊपर से बुरा ये हुआ कि बारिश के कारण बिजली चली गई, तो माँ ने कांच की चिमनी वाला लैंप जलाया और फिर लेट गई। ऐसे ही रात के 12 बज गए। फिर माँ को प्यास लगी और वो पानी पीने उठी। पानी पीकर जैसे ही वो मुड़ी तो क्या देखती है कि एक छोटी सी काली बिल्ली कमरे के दरवाजे के पास ही बैठी माँ को घूर रही थी। एक तो बारिश, बिजली गुल और इतनी रात को, ये काली बिल्ली घर में कैसे आ गई, वो भी पूरे घर को पार कर माँ के बंद कमरे में। और ये पहले तो थी नहीं, तो एकदम कैसे आ गई और कहाँ से आई। ऐसा सोचते ही माँ के शरीर में एकदम से डर की झुरझुरी सी आ गई। माँ ने बिल्ली को 1-2 बार झिड़का, मगर वो अपनी जगह बैठी रही और चमकती आंखों से कभी माँ को देखती तो कभी मेरे दोनों सोते हुए भाइयों को। अचानक से वो बिल्ली तेज़ घुर्राई और मेरे भाई की तरफ जाने लगी। माँ ने उसे मारने के लिए अपनी चप्पल निकाल ली और उसकी तरफ जाने लगी। माँ को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि सभी खिड़की दरवाजे भी बंद थे, तो फिर ये भीतर आई कैसे थी। माँ बहुत घबरा गई थी, मगर माँ ने जैसे चप्पल से मारने के लिए हाथ उठाया तो देखा कि वो बिल्ली साइज में पहले से दोगुनी हो चुकी थी और धीरे धीरे अब वो मेरे भाई की तरफ जा रही थी। माँ का डर बढ़ता जा रहा था। जब माँ को कुछ नहीं सूझा तो बस एक ही ख्याल उनके दिमाग में आया, और ये सोचते हुए कि अगर मारना होगा तो आज मुझे ही मार लेगी, ये बस मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरी माँ बिल्ली से पहले अपने बच्चों की तरफ लपकी और मेरे दोनों भाइयों को चद्दर से ढककर उनके ऊपर हाथ पैर फैलाकर गिर गई और अपने मन में सारे देवताओं की मिन्नतें मांगने लगी, जब तक कि माँ डर से बेहोश ना हो गई। और आखिरी नज़र जब उस बिल्ली पर मेरी माँ की पड़ी, तब उसका आकार एक बड़े कुत्ते से भी बड़ा हो चुका था। अगली सुबह पिताजी ड्यूटी से आए और दरवाज़ा खटखटाया। आंटी अंदर ही होंगी, मगर बहुत देर तक बार बार दरवाज़ा खुलवाने पर भी जब नहीं खुला तो पिताजी को चिंता हुई, तो वापस अंकल जी के पास गए। वहाँ उन्होंने देखा आंटी तो अपने घर पर ही हैं। आंटी से पूछा तो वो बोली, भाई साहब रात बारिश इतनी तेज़ हो रही थी और बच्चे भी सो गए थे, बहुत देर भी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि यहाँ किसी बाहर के बंदे का कोई डर तो है नहीं, इसीलिए बहन जी सो जाएंगी, सुबह जल्दी जाकर देख आऊँगी। ये सुनकर पिताजी को और भी चिंता हुई, तो अंकल को साथ लेकर पिताजी आए और दरवाज़ा खुलवाने लगे, मगर अंदर से तब तक मेरे छोटे भाई के रोने की आवाज़ आने लगी थी और कई पड़ोसी भी आवाज़ सुनकर आ गए थे। ऐसी हालत में पिताजी क्या करते, फौजी आदमी थे, तो दोनों ने मिलकर 4-5 लातें मारी और दरवाज़ा कुंडी समेत टूटकर गिर गया। जब अंदर गए तो देखा माँ वाले कमरे का दरवाज़ा भी बंद था, फिर उसे भी तोड़ा।
और देखा कि माँ औंधे मुंह मेरे भाइयों पर पड़ी थी और बुरी हालत में मेरे छोटे भाई का रो रो कर बुरा हाल था। पिताजी ने माँ को उठाया तो देखा माँ का शरीर बिल्कुल आग से तप रहा था। उन्हें बहुत तेज़ बुखार था। मेरे भाई को कुछ अड़ोस पड़ोस की आंटियों ने संभाल लिया था। तब माँ को बेहोश हुए पूरी रात बीत गई थी और फिर पूरा दिन गुजर गया था। इस दौरान माँ को अस्पताल ले जाया गया। तब जाकर कहीं शाम को माँ को होश आया और माँ ने डरते हुए सारी बात बता दी। सब इस बात से हैरान थे कि जब रात को भी खिड़की दरवाजे बंद थे और सुबह भी घर में कोई बिल्ली नहीं थी तो फिर वो बिल्ली अंदर कहाँ से आई और गई कहाँ। खैर माँ कुछ दिन में घर वापस आ गई थी, मगर उनकी हालत प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। मैंने माँ से पूछा कि आप फिर ठीक कैसे हुई। तब माँ ने बताया कि वहाँ पर एक बूढ़ा बाबा आता था चाकू बेचने। वैसे तो वहाँ सरकारी एरिया में कोई अलाउड नहीं था, मगर वो काफ़ी बूढ़ा और नेक दिल इंसान था और सबसे बड़ी बात वो मुखबरी भी करता था फौज की। इसी वजह से उसे कोई रोकता नहीं था। वो बहुत अच्छे चाकू बनाता था, अखरोट की लकड़ी के हत्थे डालकर। एक चाकू आज भी मेरे घर में रखा है, 30 साल पुराना। तो एक दिन वो आदमी चाकू बेचने हमारे क्वार्टरों की तरफ आ गया और मेरी माँ ने उसे चाकू खरीदने के लिए बुला लिया। एक दो औरतें और आ गई तो वो आदमी मेरी माँ की तरफ देखता और अजीब सा मुंह बना लेता। तो एक औरत ये बात नोटिस कर रही थी तो पूछ बैठी कि बाबा ऐसे क्यों मुंह बना रहे हो बार बार। उस समय मेरा भाई 4-5 महीने का हो चुका था और मेरी माँ हड्डियों का ढांचा रह गई थी। तो बाबा मेरी माँ की तरफ देखकर बोला, इस बेटी को क्या हुआ है, बिल्कुल मशान लगा लिया है शरीर में। तो सबने बाबा को बात बताई और कहा कि तब से सूखती ही जा रही है। तब बाबा ने कहा कि बेटी इसकी किस्मत अच्छी थी जो ये और उसके बच्चे दोनों बच गए उस रात, वरना जो बला वहाँ आई थी वो किसी को छोड़ दे ये नहीं हो सकता। तब उस बाबा की बातों से सबको पता चला कि बाबा कुछ भक्ति शक्ति वाले इंसान थे और तब उन्होंने मेरी माँ का इलाज करा और कहा कि वो उस वाले क्वार्टर को छोड़कर किसी दूसरे में चली जाएं। फिर पिताजी ने ऐसा ही करा और तब जाकर मेरी माँ की तबीयत में खुद ही सुधार आने लगा। फिर 1 साल के बाद माँ को लेकर पिताजी वापस गांव आ गए, मगर वहाँ अक्सर माँ उन दादाजी की बिल्लियों को देखकर डर जाती थी। खैर समय के साथ साथ हम बच्चे बड़े होते गए और बिल्लियों के आने पर घर में पूर्णतः रोक लग गई, खासकर काली बिल्ली के। वैसे तो घूमते फिरते 1-2 दिखती ही रहती हैं आज भी, मगर वो कौन थी ये कभी किसी को पता नहीं चल पाया। वैसे सुनने वाले के लिए शायद ये बात ज़्यादा डरावनी नहीं होगी, मगर वाकई में अगर ये मेरी माँ के साथ जब हुई होगी तब वाकई में उनके लिए काफ़ी डरावनी बात होगी। माँ मैं खेत पर जा रही हूँ बाबा की मदद करने, कोई काम हो तो बोल दो, जल्दी से ख़त्म करके निकलूँ मैं। वहाँ बाबा अकेले परेशान हो रहे होंगे खेत पर। यह है गीतांजलि का छोटा सा परिवार जिसमें है उनके पति सुरेश, बेटी सुमन और बेटा सोहन। ठीक है बेटी, तू संभल के जा, यहाँ के सारे काम मैं खुद कर लूँगी। वैसे भी आज खेत में काम ज़्यादा है तो तू चली जा। सुबह से तेरे बाबा और भाई खेत में लगे हुए हैं, तू चली जाएगी तो उन्हें थोड़ी मदद हो जाएगी। और जाके कह देना तेरे बाबा से कि आज हम उनकी पसंद का खाना बनाए हैं, जल्दी से सारा काम करके हम भी आते हैं खेत पर तुम सबके लिए गर्मा गर्म खाना लेकर। ठीक है माँ, कहकर सुमन खेत पर चली गई। सुमन खेत पर गई तो उसके बाबा और भाई खेत की फसल काटने में लगे हुए थे। चूँकि वो गर्मी का मौसम था तो सभी गर्मी से बेहाल हो रहे थे। सुमन उनके लिए पानी लाई थी तो सभी ने पानी पीकर वहीं खेत के पास लगे शीशम के पेड़ के नीचे आराम किया। सुमन ने अपनी माँ की कही हुई वो बात बाबा से कह दी, जिसे सुन सोहन बहुत खुश हुआ। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद तीनों वापस से काम करने चले गए खेत में। मोतीपुर गांव पहाड़ों में बसा सुंदर सा गांव था, जिसके चारों तरफ बाग बगीचे, तालाब और नदियां थी, जिनमें साफ पानी बहा करता था। इसी गांव में गीतांजलि जी का परिवार रहता था। उनका परिवार गांव से बाहर की तरफ था। उनके खेत की दाईं तरफ नदी बहती थी और नदी के तरफ एक बहुत ही पुराना मंदिर था,
उस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता था कि अगर किसी के ऊपर भूत प्रेत का साया है या कोई और समस्या है, चाहे वो जैसी भी हो, उस मंदिर में जाकर उनको इन सबसे आराम मिलता था। उस मंदिर पर हमेशा गाने बजते रहते थे। ये तो हो गया गांव का परिचय। अब वापस आते हैं अपनी घटना पर, जहां सुमन अपने भाई और बाबा की मदद कर रही है। फसल काटते काटते दोपहर के 2 बज जाते हैं। अब सभी को जोर से भूख लगती है। थोड़ी ही देर में गीतांजलि जी सभी के लिए खाना लेकर आते हुए दिखती हैं। उन्हें आता देख बच्चे बहुत खुश हुए। थोड़ी ही देर में सभी शीशम के पेड़ के नीचे बैठकर खाने का आनंद लेने लगे। खाना खत्म होने के बाद सभी ने खाने की तारीफ करी और थोड़ी देर आराम करने के बाद सभी वापस से खेत में जाकर काम करने लगे। काम करते करते शाम के 6 बजे से ऊपर का समय हो गया था और पहाड़ी इलाका होने की वजह से अब अंधेरा भी होने लगा था। अब इक्का दुक्का गांव वाले ही अपने खेत में रह गए थे, बाकी सब अपने घर लौट चुके थे। सुरेश जी के खेत के बगल में ही उनके सबसे अच्छे मित्र राम किशोर जी का भी खेत था। दोनों की पत्नियों की आपस में खूब बनती थी। राम किशोर जी की पत्नी का नाम नीलम था और अब वहाँ पर सिर्फ राम किशोर और सुरेश जी का परिवार ही बचा था। उन्होंने खेतों में थोड़ी देर और काम करना मुनासिब समझा। वो लोग आपस में हंसते बोलते हुए काम करने लगे। तभी वहाँ स्थित मंदिर में गाने बजने लगे, पर और दिन से अलग। आज भक्ति गीत की जगह फिल्मों के गाने आज वहाँ पर बज रहे थे। गीतांजलि को शुरू से ही गानों का बहुत शौक था। उसे गाना गाना बहुत पसंद था। गाने के बोल सुनकर गीतांजलि का मन भी थिरकने लगा और वो भी गाने के सुर में सुर मिलाकर ऊंची आवाज़ में गाने लगी और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसे ऐसा करता देख नीलम ने उसे तुरंत मना करा और बोली कि ऐसे खुले खेत खलिहानों में शाम के समय हंसना या गाना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये सब भूत प्रेत और अतृप्त आत्माओं को अच्छा नहीं लगता और वो तुम्हारे पीछे भी लग सकते हैं और तुम्हें या तुम्हारे परिवार को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। और उसकी ये बात सुनकर सभी वहाँ पर हंसने लगे और गीतांजलि ने भी हंसते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये बस मन का वहम है। कहाँ इन सब बातों में यकीन कर रही हो, और अगर ऐसा कुछ होता तो वहाँ मंदिर में इतने समय ऐसा गाना क्यों बजाते। हाँ बोल, इसलिए तू भी इन बातों को छोड़ दे और गाने का आनंद ले। नीलम उसे बार बार मना करती रही, पर उसने उसकी एक ना सुनी और जल्दी ही काम निपटाकर अपने अपने घर चले गए सब। रात में खाना खाते समय आपने सुना नीलम क्या बोल रही थी खेत पर, भूत पिशाच वगैरह वगैरह। कि नीलम भी ना पता नहीं क्या क्या मानती रहती है। अरे भाई, तुम्हारी सहेली है, तुम जानो और वो, मुझे तो बीच में मत ही घसीटो। खाना खाने के बाद सभी सोने चले गए। गीतांजलि ने भी बर्तन उठाए और उन्हें धोने के लिए चली गई। इधर रामकिशोर जी के घर पर नीलम सामने खाना लेकर बैठी है और कुछ सोच रही है। उसे ऐसे देखकर रामकिशोर जी ने उसे टोकते हुए कहा कि क्या सोच रही हो, खाना ठंडा हो रहा है। कुछ नहीं, बस गीतांजलि ने आज जो मेरी बात नहीं मानी और किया, उसी बात से थोड़ा मन घबरा रहा है। नीलम, ऐसा कुछ नहीं होता, तुम बस ज़्यादा सोच रही हो। सोचना बंद करो अब और जल्दी से खाना खा लो, ठंडा हो जाएगा। ऐसा बोल के रामकिशोर जी भी खा के सोने चले गए। इधर नीलम ने भी बेमन से थोड़ा बहुत खाया और सोने चली गई। रात के कोई 2 बजे के आसपास गीतांजलि की नींद खुली। उसे प्यास लगी थी तो उठकर वो पानी पीने बाहर आंगन में आ गई। इससे पहले भी वो कई बार रात में उठकर पानी पीने आई थी, पर आज पता नहीं क्यों उसे अजीब सा डर महसूस हो रहा था। एक अजीब सा ही एहसास हो रहा था जैसे उसके आसपास कोई है, जैसे कोई उसे देख रहा है। फिर उसने अपने मन का वहम मानकर पानी पीकर वो चली गई। तभी अंधेरे में एक साया उभरा जो जाती हुई गीतांजलि को घूर रहा था। उसकी आंखों में गुस्से की झलक साफ दिख रही थी। अगले दिन सुबह 4 बजे उठकर गीतांजलि ने आंगन में झाड़ू लगाई और बर्तन धोए और सभी के लिए नाश्ता बनाने में लग गई। पर आज उसे अपना सर कुछ भारी लग रहा था। फिर उसने इस बात पर ध्यान न देकर वापस से अपने काम में लग गई। थोड़ी ही देर में सभी उठकर नहा धोकर नाश्ता करे और खेत पर चले गए। सभी के जाने के बाद गीतांजलि ने भी घर के बाकी बचे हुए काम फटाफट करे
और दोपहर में वो भी खेत पर पहुंच गई, सभी के लिए खाना खाकर, सभी के लिए खाना लेकर। एक बार फिर सभी ने शीशम के पेड़ के नीचे बैठकर एक साथ खाना खाया और थोड़ी देर इधर उधर की बातें करी और फिर वापस से अपने अपने काम में लग गए। पर आज गीतांजलि का मन काम करने में नहीं लग रहा था और ये बात नीलम ने पहचान ली थी। उसने पूछा तो गीतांजलि ने उसे बता दिया कि आज उसका शरीर और सर दोनों ही बहुत भारी लग रहे हैं। इस पर नीलम ने पूछा कि रात में नींद पूरी नहीं हुई क्या? तो गीतांजलि ने कहा, नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही। उसने रात की बात छुपा ली और कहा कि लगता है सोने में कोई परेशानी हुई होगी, 1-2 दिन में आराम करूंगी, सही हो जाएगा। ऐसा बोलकर वापस काम में लग गई। पर पता नहीं क्यों नीलम को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। पर फिर उसने ये सोच के अपने दिमाग से बात निकाल दी कि शायद वो ज़्यादा सोच रही है और वो भी खेतों के काम करने में लग गई। ऐसे ही काम करते हुए शाम के 6 बजे से ऊपर का समय हो गया। आज मंदिर में फिर से गाने बज रहे थे और उस दिन की अपेक्षा आज भक्ति गीत बज रहे थे। नीलम ने गीतांजलि की तरफ देखा तो उस दिन की तरह कोई रुचि नहीं दिखा रही थी, चुपचाप बस अपना काम कर रही थी। नीलम को ये बात थोड़ी अजीब लगी, पर फिर उसने ये सोचा कि गीतांजलि की तबीयत आज ठीक नहीं है, तो कुछ पूछा नहीं। थोड़ी देर के बाद सभी अपना काम खत्म करके घर के लिए निकल गए। रात में सभी खा पी के सो गए। करीब रात के 1 बजे के आसपास गीतांजलि की आंख एक आवाज़ से खुली, जैसे 2 लोग आपस में बातें कर रहे हो, और ये आवाज़ छत के ऊपर से आ रही थी। गीतांजलि को थोड़ा अजीब लगा कि इतनी रात गए उसकी छत पर ये कौन बात कर रहे हैं। पहले तो उसने अपने आसपास देखा तो सभी लोग आराम से सो रहे थे। फिर उसके मन में चोरों का ख्याल आया कि कहीं घर में चोर तो नहीं घुस आए। इस ख्याल के आते ही वो अकेले उठकर छत की तरफ जाने लगी। जब वो छत पर पहुंची तो उसने 2 लोगों के आपस में बात करते हुए देखा, पर अंधेरा होने की वजह से उसको सिर्फ परछाई नजर आ रही थी। कौन है वहाँ? उस तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर से पूछा, मैं पूछती हूँ कौन है वहाँ? पर अब दोनों परछाई चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी थी, ना तो वो हिल डुल रही थी और ना ही कुछ बोल रही थी। गीतांजलि हिम्मत करके उनके पास जाने लगी और फिर थोड़ा पास पहुंचकर पूछी, कौन हो भाई तुम? इस बार दोनों परछाइयाँ एक दूसरे की तरफ देखने लगी और फिर मुस्कुराई और एक साथ पलटी और उनके पीछे पलटते ही गीतांजलि की चीख निकल गई। गीतांजलि की चीख की आवाज़ सुनकर रमेश और बच्चे दौड़कर छत पर जाते हैं तो देखते हैं कि गीतांजलि नीचे ज़मीन पर बेहोश पड़ी है। जब वो लोग पास जाकर उसे झकझोर के उठाते हैं तो वो चीखते हुए उठ बैठती है और रोते हुए बताने लगती है कि उसने छत पर 2 लोगों को देखा। उनके चेहरे से खून टपक रहा था और आंखों की जगह पर काले गड्ढे थे। वो लोग ज़मीन से ऊपर हवा में लटके थे और मुझे देखकर अजीब तरीके से हंस रहे थे। रमेश, मुझे बहुत डर लग रहा है, और वो रमेश को पकड़ के रोने लगती है। ये सब सुन के बच्चे और रमेश दोनों घबरा जाते हैं, पर रमेश बच्चे को डरा हुआ चेहरा देखकर खुद को संयत करते हुए गीतांजलि से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम्हारा वहम होगा। पर गीतांजलि रोते हुए अपनी बात दोहराती है कि नहीं, ये सब वहम नहीं है, मैंने सचमुच अपनी आंखों से ये सब देखा है। रमेश किसी तरह समझा बुझा कर गीतांजलि को लेकर नीचे आता है और सुलाने की कोशिश करता है, पर गीतांजलि इतनी डरी हुई थी कि वो सोने के लिए तैयार ही नहीं थी। पर जब बच्चों ने भी कहा कि माँ आप सो जाओ, हम सब यहीं हैं, तब जाकर कहीं गीतांजलि ने आंखें बंद करी और फिर थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई। अगली सुबह किसी ने भी गीतांजलि को जगाया नहीं। सभी रात की घटना से विचलित थे और अपने अपने काम निपटाकर खेत पर चले गए। पर आज खेत में भी रमेश का मन नहीं लग रहा था काम में, और रात की घटना के बारे में वो सोच रहा था। तभी रामकिशोर ने आकर पूछा कि क्या हुआ रमेश, आज सुबह से तुझे देख रहा हूँ, तेरा ध्यान नहीं है काम में, कुछ परेशानी है क्या, या भाभी से झगड़ा हो गया? तू तो देवदास बना बैठा है रे। ऐसा बोलकर रामकिशोर हंसने लगा, पर जब उन्होंने देखा कि रमेश पर उनके हंसने का कोई असर नहीं हुआ तो पास जाकर रमेश के कंधे पर हाथ रखकर पूछते हैं, कल रात हुई सारी घटना के बारे में। तो रमेश कल रात हुई सारी घटना विस्तार से बताता है,
जिसे सुनकर रामकिशोर जी भी यही कहते हैं कि हो सकता है भाभी जी का वहम हो, तो चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, अभी काम पर ध्यान दे। और ऐसा बोलकर वो वापस अपने काम में लग गए। रमेश ने भी इस बात से ध्यान हटाया और काम में लग गए। आज गीतांजलि सभी के लिए खाना लेकर आई, पर सभी के खा लेने के बाद वापस चली गई। आज वो खेत पर नहीं रुकी। ये सब नीलम को थोड़ा अजीब लगा और उसने रमेश से पूछा, तो रमेश ने बहाना बना दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आज घर पर ही रुककर आराम करेगी। ऐसा बोलकर वो वापस अपने काम में लग गए, पर नीलम का दिल मान नहीं रहा था। फिर भी वो भारी मन से वापस से काम में लग गई और इसी तरह शाम हो गई और सभी अपने अपने घर आ गए। शाम को सभी खाना खाकर सो जाते हैं, पर जैसे ही रात के 12 बजते हैं गीतांजलि ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर बच्चे और रमेश सभी उठ जाते हैं और वो गीतांजलि को पकड़कर हिलाने लगते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, पर वो बस चेहरे पर हाथ रखकर चिल्लाए जा रही थी और कह रही थी कि वो दोनों सामने ही खड़े हैं और मुझे देखकर हंस रहे हैं, पर रमेश और बच्चों को कोई भी नहीं दिखाई देता। बहुत देर तक समझाने के बाद गीतांजलि शांत होती है और वापस सो जाती है, पर अब धीरे धीरे ये रोज़ होने लगा था। अक्सर रातों में गीतांजलि चीखकर उठ जाती थी और रोने लगती थी। कभी कहती कि उसके कोई पैर पकड़कर खींच रहा है, तो कभी कहती कि उसके पैरों में कोई चूड़ियाँ गड़ा रहा है, तो कभी कहती कि कोई उसके पास खड़े होकर हंस रहा है, पर किसी को कोई कुछ दिखाई नहीं देता। गीतांजलि के पैर से बहता हुआ खून सबको दिखाई देता, तो कभी वो सीढ़ियों पर चिल्लाते हुए मिलती। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। और ये सब होते होते 1 महीने से ऊपर हो गया और गीतांजलि की हालत भी अब बिगड़ती जा रही थी। अब उसने खेत पर जाना भी छोड़ दिया था। हमेशा गुमसुम सी और डरी डरी रहती थी वो। रमेश से उसकी हालत देखी नहीं जाती थी, पर वो समझ नहीं पा रहा था कि वो करे तो करे क्या। नीलम कई दिनों से देख रही थी कि गीतांजलि अब खेत पर नहीं आती। उसने कई बार रमेश से इस बारे में पूछा, पर हर बार वो कोई ना कोई बहाना बना देता था। पर आज नीलम भी तय करके आई थी कि आज तो सच जान कर रहेगी। आज जब रमेश खेत पर आया तो नीलम ने उस पर जोर देकर सारा सच निकलवा ही लिया और सब सुनने के बाद उसके होश ही उड़ गए। वो उसी समय गिरती पड़ती रमेश के घर की तरफ भागी। घर पहुंच के उसने देखा कि उसकी सखी सूख के काटा हो चुकी है और आंखों के नीचे काले गहरे निशान पड़ चुके थे उसके। वो गुमसुम से एक कोने में बैठी थी। जब नीलम ने उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा तो डर के चीखने लगी, पर जब नीलम के समझाने पर उसने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और वो नीलम को गले लगाकर रोने लगी और रोते रोते उसने सारी बात बताई। नीलम उसे उसी वक्त नदी किनारे स्थित मंदिर में ले गई और वहाँ के बाबा को सारी घटना बता दी। बाबा ने कुछ देर अपनी आंखें बंद करी और उसके बाद जब खोली तो बोले कि हमें सब पता चल गया है, घबराने की कोई बात नहीं है, हम सब ठीक कर देंगे। 3 दिन की पूजा के बाद बाबा ने एक अंगूठी गीतांजलि को पहनने के लिए दी और कहा कि इसे हमेशा अपनी उंगली में पहन कर रखना। नीलम के पूछने पर कि वो कौन थे जो गीतांजलि को परेशान कर रहे थे, तो बाबा ने बताया कि वो पति पत्नी का जोड़ा था जो आकस्मिक मरने की वजह से भटक रहा था और उन्हें तुम्हारी सहेली का यूँ खुले में हंसना अच्छा नहीं लगा और इसीलिए वो पीछे लग गए। पर अब घबराने वाली कोई बात नहीं है, मैंने उन्हें अपने वश में कर लिया है। पर फिर भी अगली बार से ऐसी गलती मत करना। और ये कहकर बाबा ने उन्हें जाने दिया। गीतांजलि ने नीलम का शुक्रिया अदा करा जिसकी वजह से वो ठीक हो सकी थी। आज गीतांजलि अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिता रही है, पर एक घटना याद करके वो आज भी सिहर उठती है। मेरा नाम तरुण त्यागी है और मैं सहारनपुर का रहने वाला हूँ, बट पिछले 8 सालों से मैं उत्तराखंड के देहरादून में रहता हूँ। ये मेरे साथ घटी पहली ऐसी घटना है और ये घटना भी एक ऐसी जगह की है जहाँ पर शायद ही आप इस घटना के बारे में यकीन करें, जम्मू कटरा की। हाँ, दरअसल जब मैं अपने 3 दोस्तों के साथ माँ वैष्णो देवी मंदिर गया था, ये तभी की घटना है। हमने सहारनपुर से ट्रेन पकड़ी जम्मू जाने के लिए। उसके बाद हम कटरा स्टेशन पहुँचे तो हमें
ट्रैवल करके थकान हो गई थी और अभी हमें मंदिर जाने के लिए नहाने और फ्रेश होने की भी ज़रूरत थी। तो इसी वजह से हमने सोचा कि हम कोई रूम रेंट पर ले लेते हैं, जिससे कि हम लोग फ्रेश हो जाएं और अपना सामान भी वहीं रखें और उसके बाद आगे का सफ़र तय कर सकें। इसके बाद जैसे ही हम स्टेशन से बाहर निकले तो वहाँ पर कई सारी टैक्सी खड़ी हुई थी जो कि रूम्स भी अवेलेबल करवा देते हैं। सब ने लेकिन अपने रेट्स काफ़ी ज़्यादा बताए, बट एक टैक्सी वाला था जिसमें उन सबसे कम रेट थे। हमें भी यही लगा कि बाकी सब तो वैसे भी लूटने के चक्कर में ही हैं, यही ठीक है। माता के दर्शन करके हमें वापस ही जाना है, यहाँ पर ज़्यादा टाइम तो रुकना नहीं है। तो हमने यही सोचकर उसको फाइनल कर दिया और अपना सामान टैक्सी में रख के उसके साथ चल दिए। हम अभी थोड़ा सा आगे गए होंगे कि हम एक होटल पहुंच गए। बाहर से तो होटल अच्छा लग रहा था और जगह आसपास कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। हम लोगों ने सब कुछ अवॉइड किया और उसके बाद हम होटल के अंदर चले गए। तो मैनेजर ने हमें रूम की चाबी दी और उसके बाद हम लोग रूम की तरफ चल दिए। हमारा रूम फर्स्ट फ्लोर पर था। जब हम अपने रूम के लिए जा रहे थे तो मैंने नोटिस करा कि उन लोगों ने कई जगहों पर मिट्टी वाले छोटे से दिए जला रखे थे, जैसे लाइन की पैड़ी पर रूम्स के आसपास। तो मुझे लगा शायद धार्मिक जगह है, तो शायद इसीलिए इन्होंने ऐसा करा है, और या फिर अपने होटल को कुछ डिफरेंट लुक देने के लिए। हमने अपना रूम खोला और उसके बाद हम अंदर चले गए। हमने अपना सामान साइड में रखा और बेड पर बैठकर अपने शूज़ निकालने लगे। तो मैंने नोटिस करा कि ज़मीन पर कुछ रेड कलर की बूंदें पड़ी हुई थी। मैंने अपने एक दोस्त को तुरंत बोला कि क्या तुम्हारे पैर में चोट लगी है, ज़मीन पर खून पड़ा हुआ है। उसने अपना पैर चेक किया और बोला नहीं भैया मैं तो ठीक हूँ। फिर उसने बोला भैया ज़मीन पर खून नहीं है, शायद पेन जैसा कुछ है। हमने भी इस बात को अवॉइड करा और एक एक करके फ्रेश होने लगे। उसके बाद हम यात्रा पर निकल पड़े। हम सब पहली बार वैष्णो देवी गए थे, तो हमारे लिए सफ़र बहुत ज़्यादा और डिफ़िकल्ट था। जाते टाइम हम सब ने बोला कि सब लोग साथ ही रहना, ये नहीं कि अपने अपने में चल दिए। तो आखिरकार चलते चलते हम सभी लोग माता के द्वार पहुंच गए। वहां पर लगभग 2-3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी, क्योंकि हम नवरात्रि के पहले दिन वहां पहुंचे थे। तो 2-3 घंटे लाइन में लगने के बाद फाइनली हमें दर्शन करने का मौका मिल गया। वैष्णो देवी माता का दर्शन करके यात्रा तब पूरी होती है जब आप भैरव बाबा के भी दर्शन कर लें, और जो लोग वहाँ गए हैं वो इस बात से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। ये माना जाता है अगर आप भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते हैं तो आपकी यात्रा पूरी नहीं होती है। तो हमने जैसे ही माता के दर्शन किए और हम बाबा के दर्शन के लिए चले तो मेरे सीधे पैर की एक नस में एकदम से खिंचाव हो गया और मेरी हालत 2 कदम भी चलने की नहीं रही। मैंने बहुत कोशिश की बट मैं और चढ़ाई नहीं कर पाया। तो मैंने अपने दोस्तों को बोला कि भाइयों मेरी अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रही, आप लोग होकर आ जाओ, मैं यहीं वेट करता हूँ, इतना मेरा पैर भी शायद ठीक हो जाएगा। बट उन सब ने मेरे लिए अकेले रहने के लिए मना कर दिया और बोले कि भैया हमने पहले ही बोला था जाएंगे तो सब साथ, वरना कोई बात नहीं। मैं बहुत बोला बट वो लोग नहीं माने और फाइनली हम लोग वापस होटल जाने का मन बना लिए। वापस जाते हुए भी मुझे चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी, बट मैं धीरे धीरे चलता रहा। रास्ते में एक मेडिकल शॉप मिली और मैंने वहाँ से कुछ टैबलेट्स ली, जिससे मुझे थोड़ा सा आराम मिल गया और हम लोग ऐसे ही वापस होटल आ गए। हम सब लोग सुबह के 9 बजे होटल पहुँचे थे और उसके बाद फ्रेश होकर मैं सोने लग गया। मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन और थकान हो रही थी, तो मैं बेड पर लेट गया और मेरा एक दोस्त भी वही मेरे साथ ही लेट गया। बाकी जो 2 दोस्त थे वो घूमने के लिए बाहर चले गए। वो दोनों घूमकर जब वापस रूम में आए तो उन्होंने जैसे ही गेट खोला तो दोनों में से एक दोस्त को लगा जैसे कुर्सी पर कोई बैठा हो, बट जब उसने बेड पर देखा तो हम दोनों सोए हुए थे। उसको लगा कि शायद ये उसका वहम है, तो उसने किसी को भी नहीं बोला और नहाने चला गया। फिर दोपहर को रूम सर्विस वाला लंच लेके रूम के गेट पर आया और हमने रूम खोला और खाना लेकर खाना खा लिया। अब मैं सोच रहा था कि उठने के बाद मुझे अच्छा महसूस होगा,
पर मेरे साथ एक प्रॉब्लम है। अगर मैं दिन में सो जाता हूँ तो रात को मुझे बहुत लेट नींद आती है। इसी वजह से हमने बातें करते करते टाइम पास करना चालू कर दिया। रात हुई और हमने होटल में ही डिनर किया। रात को 10 बजे तक हम लोग गप्पे मारते रहे। तभी एक दोस्त ने बोला कि भैया दोबारा भूख लग गई, कुछ खाने को मंगवाओ। तो हमने होटल स्टाफ को कॉल करी तो कोई उठा ही नहीं रहा था। हम सब नीचे रिसेप्शन पर गए तो देखा कि सारा स्टाफ सो गया था। हमने खाना पूछा तो उन्होंने मना कर दिया और बोला बाहर जाकर कुछ खा लो। इसके बाद हम घूमने के लिए बाहर चले गए और थोड़ा और दूर जाकर हमें एक ठेली दिखाई दी, जहाँ जाकर हमने मैगी बनवाई और हम सबने मिलके खाई। बातों बातों में ठेली के मालिक से हमारी अच्छी बात हो गई और हम लोग वापस होटल आकर सोने लगे। हम 3 दोस्त बेड पर और एक दोस्त नीचे ज़मीन पर लेट गया। वो सब लोग लेटते ही सो गए, बट मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं लेटा ही रहा। बेड पर 2 दोस्त एक साइड में थे और मैं एक दूसरी साइड लेटा हुआ था। लेटे लेटे काफ़ी टाइम हो गया था बट मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बस लेटा रहा। मेरे बगल में खिड़की के पास नीचे एक प्लग था। मैंने सोचा मेरा फ़ोन ऑफ है तो मैं चार्ज कर लेता हूँ। इसके बाद मैंने प्लग में चार्जर लगाया और फ़ोन चार्जिंग पर लगाकर फ़ोन को खिड़की के पास रख दिया और उसके बाद मैं खुद सोने की कोशिश करने लगा। लगभग रात के 1-2 बज रहे होंगे तब मुझे ऐसा लगा कि नीचे गली में कोई कुत्ते भौंक रहे हैं और ऐसी ही तेज़ तेज़ आवाज़ आने लगी। काफ़ी देर तक ये चीज़ ऐसी चलती रही और वो कुत्ते अब काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से भौंके जा रहे थे, वो भी कंटिन्यूसली। मैं अब काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो गया था और डिस्टर्ब हो रहा था। उसके बाद एकदम से खिड़की पर इतने तेज़ आवाज़ आई कि मानो खिड़की पर लगे पर्दे उड़ के ऊपर छत तक गए और स्लो मोशन में वापस नीचे आने लगे। उसके बाद कुत्ते का भौंकना और ज़्यादा तेज़ हो गया और अब मुझे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अजीब सी लगी। पहले मेरा मन हुआ कि खिड़की पर जाकर कुत्ते को डांट के भगा दूं, बट बाद में मुझे डर लगा कि खिड़की पर जाना शायद सही ना हो। मैंने लेटे लेटे ही अपना फ़ोन उठाया और ऑन करके सोचा कि अब गेम खेलता हूँ, टाइम पास हो जाएगा और फिर सो जाऊँगा। बट जैसे ही मैंने अपना फ़ोन उठाया तो देखा कि मेरा फ़ोन तो ऑलरेडी ऑन था, जिसको मैं ऑफ़ करके चार्जिंग में लगाया था। मुझे अब अजीब सा लग रहा था बट मैं बात किसी को भी बता नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे बेड के साइड से 2 लोगों के बोलने की आवाज़ आई, जिसमें एक लेडी और दूसरी एक आदमी की थी और उनकी भाषा भी मेरी समझ से परे थी। जैसे वो मानो खुसर फुसर कर रहे हो और बहुत तेज़ी से बोल रहे हो आपस में ही। मैं अब पूरी तरह डर चुका था और थोड़ी देर बाद वो आवाज़ भी आना बंद हो गई। 5-10 मिनट निकलने के बाद कूलर के ऊपर रखा पानी का जग नीचे गिर गया और बहुत तेज़ आवाज़ हुई, जिससे अब मुझे लगातार पसीने आने लगे। बट इतनी तेज़ आवाज़ होने के बाद भी मेरा कोई भी दोस्त नींद से नहीं जागा, तो मैंने बेड पे लेटे लेटे घूमने की कोशिश करी जिस तरफ मेरे 2 दोस्त लेटे हुए थे, ताकि मैं उनके पास जाके उन्हें उठा सकूं। बस मैं सोच रहा था कि अगर कोई एक दोस्त भी उठ गया तो मैं बताऊंगा तो कुछ नहीं, बट बातें करके रात काट लूँगा, जिससे मेरा डर चला जाएगा। बट बहुत टाइम हो गया, किसी भी दोस्त की आंख नहीं खोली। फिर मैंने देखा मेरे एक दोस्त ने अपना हाथ ऊपर हवा में उठा रखा है। मैंने सोचा ये कर क्या रहा है। जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखें खुली हुई थी और पहले तो उसको देखकर मैं ही डर गया, बट मैंने तुरंत तेज से बोला, अरे यार अच्छा हुआ तो उठ रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं जैसे ही इतना बोला और देखा तो उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और वापस सो गया। अब मुझे काफ़ी डर लग रहा था। कुत्तों का भौंकना अब भी चालू था। थोड़ा टाइम निकलने के बाद हवा फिर चली और खिड़की के पर्दे फिर से उड़ने लगे। तभी मैंने देखा सामने दीवार पर कुछ परछाई सी चली जा रही थी, जिसमें मुझे एक लड़की और एक लड़के की आकृति बनती हुई दिखाई दे रही थी, जो कि चलते चलते एकदम से गायब हो गए। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मैं बस मुंह बंद करके लेटा रहा और तभी हमारे बेड पे किसी ने तेजी से घूंसा मारा और मानो अब मेरा सब्र खत्म हो गया था। इस आवाज़ से मैंने फाइनली गुस्से में बोला, चल क्या रहा है इस रूम में। मैं ये बात काफ़ी तेज चिल्ला के बोला और काफ़ी गुस्से में भी, बट अब किसी की भी कोई आवाज़ नहीं आई। धीरे धीरे
टाइम आगे बढ़ा और सुबह के लगभग 3-4 बज गए थे। तभी मुझे मंदिर में माता की आरती की आवाज़ आई और सब कुछ नॉर्मल होना स्टार्ट हो गया। गली में कुत्ते भी चुप हो गए थे और रूम में भी सब कुछ सही हो गया था। सुबह होने लगी और सब लोग उठने लगे थे। मैंने डिसाइड किया कि मैं रात की बात किसी को भी अभी नहीं बताऊंगा, वापस घर जाके बताना सही रहेगा, क्योंकि सब दोस्त मुझसे छोटे थे और मेरी जिम्मेदारी पर मेरे साथ आए थे। जैसे ही हम उठकर बैठे, मेरे कुछ बोलने से पहले ही एक दोस्त ने बोला, जो कि नीचे लेटा हुआ था, भैया रात में किसी ने मेरा गला दबाया था। इतना सुनते ही फिर मुझे भी पूरी बातें सबको बतानी पड़ी। तभी तीसरे दोस्त ने भी बताया कि दिन में जब आप सो रहे थे और हम रूम का गेट खोले तो कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था। मैंने भी देखा बट बताया नहीं। फिर हम सब ने डरते डरते नहाना धोना किया और हमारी ट्रेन शाम को 6 बजे की थी वापसी वाली। हमें भी पूरा दिन निकालना था और उस रूम में रुकना हमें सही नहीं लग रहा था, तो हमने बाहर घूमना और शॉपिंग करने का मन बनाया। हम सब लोग घर के बाहर चले गए और स्टाफ को बोल दिया कि हम शाम को 5 बजे अपना सामान लेने आएंगे, अभी बाहर जा रहे हैं। पहले हमने मार्केट में शॉपिंग करी और जब हम वापस रूम पे जाने के लिए वापस आ रहे थे तो मैंने रास्ते में उन अंकल को देखा जिनके यहाँ हमने रात को मैगी खाई थी। तो मैंने अपने दोस्तों को बोला कि चलो कुछ खाते हैं। खाते खाते मैंने अंकल से बातें करनी स्टार्ट कर दी और उनसे ऐसे पूछने लगा कि अंकल यहाँ काफ़ी लोग घूमने आते हैं, तो कभी ऐसा भी तो होता होगा कि कोई केस हो जाए या फिर कुछ और मैटर। अंकल ने पहले तो इधर उधर की बातें बताई जो मेरी किसी काम की नहीं थी। फिर उन्होंने किसी होटल की बात बताई जो हमारे होटल से थोड़ा दूर था, बट उससे भी मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला जो कि मेरी रात की कहानी से मिलता हो। बट अब अंकल ने खुद मुझसे पूछा कि आप लोग किस होटल में रुके हो। तो जब मैंने उनको अपने होटल का नाम बताया तो उन्होंने तुरंत बोला, वो होटल खुल गया क्या? मैंने बोला, खुल गया मतलब? वो तो बहुत टाइम से खुला हुआ है, स्टाफ बोल रहा था। तो उन्होंने बोला, हाँ टाइम तो बहुत हो गया था, बट वो 1 साल से बंद था क्योंकि साल भर पहले कोई कपल वहाँ पर भागकर उस होटल में रुकने आया था और पता नहीं किसी कारण से उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तब से तो होटल बंद था। ये बात सुनकर मेरी हालत ख़राब हो गई क्योंकि मैंने भी लास्ट टाइम एक जोड़े को ही देखा था और सबसे बड़ा झटका तो हमें तब लगा जब अंकल ने वो रूम नंबर बताया, क्योंकि वो वही रूम नंबर था जिसमें हम लोग रात भर रुके थे। फिर मैंने बिना कुछ बोले होटल जाके अपना सामान लिया और टैक्सी करके वापस स्टेशन जाने लगा। तो रास्ते में एक मोड़ पर हमारे टैक्सी के ऊपर रखा बैग नीचे गिर गया। हमने कार रोकी और बैग उठाया और स्टेशन के लिए निकल गए। पूरे रास्ते मैं डरा डरा वापस घर आया और मुझे यही लगता रहा कि कोई हमारे पीछे है। और अगले दिन हम लोग अपने घर पहुंच गए। मेरे साथ वहां पर मेरे 3 दोस्त अखिल, सरहद और नमन गए थे। पूरे दिन मैंने दोस्तों के साथ घूमकर टाइम पास करके रात तक वहाँ की सब बातें भूल गया था। और फिर मैं घर पर अकेला था क्योंकि मेरी वाइफ सहारनपुर मेरे घर गई हुई थी। रात में लाइट नहीं थी तो टाइम बीतने लगा। धीरे धीरे 3 घंटे बीत गए पर लाइट नहीं आई और जब रात के 12 बज गए और लाइट नहीं आई तो मुझे नींद आने लगी थी। तब मैंने एक दोस्त को कॉल करके पूछा कि यार तुम्हारे यहाँ की लाइट आ रही है या नहीं आ रही? तो उसने बोला, भैया हमारे यहाँ पे तो लाइट गई ही नहीं। ये सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा और मैं अपनी बाइक उठाकर रात को ही अपनी मौसी के यहाँ पर सोने चला गया और मैं लेटते ही वहाँ पर 2 मिनट में सो गया। अगले दिन मुझे पता चला कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से हमारे यहाँ पर लाइट नहीं थी, बट ये सारी चीज़ें मैं एक अलग ही नज़रिए से देख रहा था और डर रहा था। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की स्टोरीज़। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो एक लाइक भी करिएगा। आप कमेंट्स के ज़रिए मुझे अगली वीडियो का टॉपिक भी बता सकते हो। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।